कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननिए सारे बण भैया ने अनिल भाई राज्य के उठते राम राम। किसान भाइयों, सहायक धंधा किसान का एक मुख्य व्यवसाय ना हो के एक सहायक धंधा किसान भाई अपना रहे हैं, और सहायक धंधे में कई ऐसे धंधे हैं जो कि खेत कार्य के साथ साथ हम कर रहे हैं। और ऐसा ही एक व्यवसाय है जो कि बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी पालन का है, और आज 20 तारीख है और आज हम विश्व मधुमक्खी पालन दिवस जो है वो मना रहे हैं, बी दिवस मना रहे हैं। और आज हमने बात की डॉक्टर पंकज कुमार शाश्वत जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र NDRI करनाल में। इसके साथ ही डॉक्टर राकेश कुमार टोंक है जो कि विशेषज्ञ हैं। हमने जो बी कीपिंग करनी है उसमें क्या क्या ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है और कैसे हम इस व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर पंकज कुमार शाश्वत। बरकरार बनाए रखना है तो हमें जो 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 विभिन्न प्रकार की जो जैसे फूलों के पेड़ हैं या फसलें हैं तो वो बराबर बना करके रखना है। उसमें अब जैसे हम अपनी बात को जो है इस मुख्य मुद्दे पर लाएं कि भाई जैसे आप मधुमक्खियों की वार्ता हम कर रहे हैं जी, तो मधुमक्खियों की जो क्रियाशीलता है या इनकी दुनिया को सशक्त बनाए रखने के लिए हमें फसल विविधीकरण चाहिए। हर मौसम में फसल हो और वो फसलें, और हर मौसम में फलों के पेड़ हों, हर मौसम में झाड़ियों के जो भी हैं छायादार वृक्ष हों, उनके फूलों से ये जो है रस इकट्ठा करती मकरंद नेक्टर। तो फसल विविधीकरण, और साथ ही साथ एक आपने ये देखा होगा कि जैसे आप और हम जो है ना कई बार इस पर चर्चा पहले भी की है, पराली प्रबंधन का एक मुख्य मुद्दा है जी, खास तौर से जहाँ धान गेहूँ की खेती है जी, और उनमें हमारे करनाल और ये सब जो है हरियाणा में तो हरियाणा, साथ ही उसके धुएं से मधुमक्खी के संसार को बहुत बड़ी हानि होती है जी। मधुमक्खियों को कहीं पेड़ ही नहीं मिलते, इतना धुआंमय वातावरण हो जाता है, रुक नहीं पाती। और कई बार तो ये भी देखा है डॉक्टर साहब के कई मक्खियाँ जो हैं वो गर्मियों में सर्दियों में मर जाती है। उसका मुख्य कारण एक तो ये जो धुआं वाला है, पराली जब जलती है धुआं से, तो धुआं से आपने देखा होगा ना कि अगर हम किसी मधुमक्खी का छत्ता, जैसे गांव देहात में पहले आपने देखा होगा कि कहीं मधुमक्खी का छत्ता है, उसके थोड़ा सा धुआं कर दें तो मक्खियाँ उठ जाए जी, और शहद को निकाल देते हैं। तो आप देखिए उनको कितनी अकुलाहट होती है जी, वैसी ही अकुलाहट इससे होती है। इसलिए ये जो विषय है माने हमारी जो जागरूकता अभियान, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही एक चीज़ जो आपने बताई कि हम इसमें प्रशिक्षण के जो आयोजन करते हैं मधुमक्खी पालन में, वो उद्यमिता विकास के लिए है। उससे क्या है कि हमारी जो अतिरिक्त आय का साधन है, और एक ऐसा विषय है, एक ऐसा पहलू है खेती बाड़ी में हमारा ये सहायक कृषि धंधा जी, इसके लिए कोई अलग से कहीं ऐसी ज़मीन की आवश्यकता नहीं है भाई। हमारे जो खेती बाड़ी के जो किसानों की मेड़ों पर जो हमारी खेती में जो पेड़ हैं, उन पेड़ों के नीचे बक्से रखे रहते हैं, उनका जैसे माइग्रेशन करते रहिए सरसों की खेत में, सूरजमुखी की खेत में, फलों के बगीचों में। तो उससे क्या है कि उनकी अपनी प्रक्रिया साल भर की बहुत अच्छी चलती है और उससे बहुत अच्छा शहद मिलता है, गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। साथ ही शहद के साथ अन्य उत्पाद भी मिलते हैं जो बड़े और चीज़ों में काम आते हैं जी। तो हमारे कहने का मतलब है कि हमारी जो ये
जो आज के जो हमारा जो उद्देश्य है जागरूकता अभियान विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर हम सभी इन चीज़ों का ख्याल रखें। और ये बहुत अभिन्न अंग है हमारे पर्यावरण का, इसलिए इसको बचाना है तो फिर पेड़, फल, फूल, फसलें, विविधीकरण, उस सब पर हमें सोचना है और उसकी दिशा में प्रयास करना है। डॉक्टर साहब, इस विषय में आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, इसके साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश टोंग, जो इनको हम कह सकते हैं कि प्रशिक्षण जो है प्रांगण में मना रहे हैं। यह विश्व मक्खी दिवस जो कि मधुमक्खी पालन से संबंधित है। डॉक्टर साहब, ये मनाया क्यों जा रहा है? विश्व मधुमक्खी दिवस मनाने का जो मुख्य कारण है, उद्देश्य है, उसके बारे में बताइए सर। असल में जितने भी दिवस मनाए जा रहे हैं वो उस विशेष चीज को, जैसे कि यहाँ पे हम उस चीज की बात करें तो मक्खी या मधुमक्खी है जी, उसको संरक्षण देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए मनाए जाते हैं। आज की परिस्थिति ये है कि हम लोगों ने प्रदूषण के द्वारा, जो हमारा वायु प्रदूषण है, विशेष रूप से वायु प्रदूषण के द्वारा लगभग मक्खियों को आसपास से विलुप्त कर दिया है जी। और जो हमारी देसी मधुमक्खियां हैं वो तो लगभग विलुप्त के कगार पे हैं। आपने अनिल भाई थोड़े दिन अब से अगर 10-12 साल पहले किसान भाइयों ने भी देखा होगा कि हमारी जो पानी की टंकियां होती थी, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती थी, उनमें अक्सर मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए दिखाई देते थे। आजकल वो छत्ते दिखाई नहीं दे रहे, तो वो कहाँ गायब हो गए? तो वो गायब नहीं हुए हैं, हमारे प्रदूषण की वजह से वो विलुप्त के कगार पे जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक दिन निश्चित किया गया कि भाई हम इस दिन इसके बारे में जागरूकता और इसके बारे में लोगों को बताएंगे कि इसका महत्व क्या था। जी। अब आपको मैं बताऊं अनिल भाई कि जो मधुमक्खी है वो विश्व में सबसे बढ़िया पोलिनेटर मतलब यानी कि जो परागण है उसकी प्रक्रिया को सबसे सरल और सबसे अच्छी तरह संपूर्ण करने वाली जो एक प्राणी है वो मधुमक्खी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर मधुमक्खियां विश्व से खत्म हो जाएं तो 10 साल बाद इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। कारण क्या है? कारण है कि मधुमक्खी नहीं होंगी तो पौधों में परागण नहीं होगा। परागण नहीं होगा तो जो हमें फूड मिलता है, खाना मिलता है, चाहे आपकी अनाज हो, दालें हो, फल हो, ये सब चीज़ों की एक इतनी किल्लत बनेगी कि आप जो हमारे पास स्टॉक है उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा और आगे से हमारे पास कुछ आएगा नहीं। तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि लगभग 10 साल बाद, अगर आज की तारीख में मधुमक्खी खत्म कर दें तो लगभग 10 साल बाद हमारा विश्व ही खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हम मक्खियों के बारे में बातचीत करें, कौन सी मक्खी है जिस पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? क्योंकि आप तो प्रशिक्षण भी देते हैं इसके बारे में। देखो, अगर मक्खी की बात करें तो वैसे तो ये मक्खी एक कीट है। अब इसमें कई तरह की मक्खियां हैं जी। सबसे ज्यादा जो उपयोगी मक्खी है वो है मधुमक्खी। मधुमक्खी क्यों उपयोगी है? क्योंकि एक तो वो सफाई वाली जगह पे रहती है जी, तो उससे किसी तरह की हमें बीमारियां नहीं लगती हैं। दूसरा, वो जो मधुमक्खी है वो अपने आप में सबसे बड़ा कारक है परागण का। जो परागण की प्रक्रिया है उसको पूरा करने वाली मधुमक्खी है। आपने देखा होगा एक फूल से दूसरे फूल पे जाके वो वहां से मकरंद लेती है। मकरंद ये होता है जो फूल के अंदर का फीमेल भाग होता है, उसके चारों तरफ एक प्रकृति ने उस फूल को सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों तरफ एक लिक्विड तरल पदार्थ भरा है, जिसे आप कह सकते हैं पानी भी कह सकते हैं। वो उस मधुमक्खी उस क्या नाम है आपका मकरंद को वो चूसती है और वो उसको चूसने के बाद उसको अपने छत्ते में लेके जाती है और उसके ऊपर उसको टेम्परेचर और हवा से उसको स्टोर करने के लिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाती है। यानी कि कहने का मतलब यह है डॉक्टर साहब, एक शहद बनने की जो प्रक्रिया है, मक्खी जो शहद बना रही है वो इस प्रक्रिया से बना रही है, जैसा कि आपने बताया।
हाँ बिल्कुल, मधुमक्खी जो है अपने मुंह में वो मकरंद भर के लाती है और ला करके अपने छत्ते में उसको डाल देती है। उसके बाद उसको धीरे 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 उसमें से वाटर जो है क्वांटिटी कम होती है इवोपरेशन के द्वारा, और वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बन जाता है, यानी कि अब उसके अंदर कुछ चीज घुल नहीं सकती है। तो वो हमारा शहद बनने की प्रक्रिया है। तो चूंकि हमें इससे परागण भी होता है और इससे हमें कुछ उत्पाद भी मिलते हैं, तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जा रहा है आज की तारीख में वो मधुमक्खी पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और इसीलिए हम ये विश्व मक्खी दिवस, अगर मैं इसे विश्व मधुमक्खी दिवस भी कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, हालांकि वो अगस्त में मनाया जाता है, लेकिन इस मुख्य कारण की वजह से इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब, हमारे देश में यानी कि भारत देश में जो मधुमक्खी पालन के लिए कौन कौन सी जातियां हैं जिसको कि हम पाल के और मधु जो शहद है उसका व्यवसाय हम बढ़ा सकें? अनिल भाई, मधुमक्खी की 3 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। प्रजाति जो आपकी आप एपिस फ्लोरा हम कहेंगे। एपिस फ्लोरा आपने देखा होगा, आप अगर सुबह को गार्डन में खड़े हों तो फूल के ऊपर एक बहुत छोटी सी मधुमक्खी आती है। ये अक्सर पत्तों के पीछे की तरफ अपना छत्ता बनाती है। बहुत छोटी सी मधुमक्खी है तो छत्ता भी छोटा ही होता है। दूसरी जो मधुमक्खी है वो है हमारी एपिस सिरेना इंडिका। ये मधुमक्खी आपने अक्सर देखा होगा, पेड़ की छाल के बीच में खोखर सा बन जाता है, उसके अंदर में जाके ये मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है। ये मधुमक्खी स्वभाव में थोड़ी सी गुस्सैली है और इसलिए हम इसका पालन अभी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ जगह पे इसका पालन स्टार्ट हो गया है। दूसरी जो मधुमक्खी, तीसरी मधुमक्खी जो है वो हमारी है एपिस डोरसेटा। जो एपिस डोरसेटा है, इसको आम भाषा में अगर हम कहें तो पहाड़ी माल बोलते हैं या सुनहरी माल भी कुछ लोग बोलते हैं, और हमारे देसी भाषा में तो पड़वा माल भी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या है, ये सबसे ज्यादा गुस्सैले स्वभाव की है। और दूसरा इसमें जो है माइग्रेशन की एक प्रवृत्ति है। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना। अगर मैं मधुमक्खी यानी कि मधुमक्खी पालन के हिसाब से बात करूं तो जितने फूल खिलते हैं उन सबको हम बी फ्लोरा बोलते हैं। मधुमक्खी के हिसाब से बी फ्लोरा नाम दिया गया है। तो जब बी फ्लोरा एक जगह पे खत्म हो जाता है तो ये मधुमक्खियों को वहाँ खाना मिलता नहीं है, तो ये अपने पूरे के पूरे छत्ते को लेके वहाँ से दूसरी जगह पे चली जाती हैं जहाँ पे बी फ्लोरा उस समय उपलब्ध होता है। यह हमारी फार्मास्यूटिकल जो हमारी दवाइयाँ जहाँ सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं, यानी कि प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है। बिना प्रशिक्षण के तो मैं कहता हूँ आप कोई भी काम ना करो। और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र तो करनाल जिले के लिए, हर जिले के लिए एक कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार ने बना रखा है और वो उस जिले के किसानों को फ्री में प्रशिक्षण देता है। और इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है कि सब हम इसी बात पे आ रहे थे कि जो प्रशिक्षण है उसके बारे में, और ये जो प्रशिक्षण है वो आप जो है यहाँ देते हैं और वो कितने दिन का होता है और इसकी प्रक्रिया जरूर बताइए। अनिल भाई, हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में मधुमक्खी पालन, मछली पालन, वर्मी कंपोस्ट, इन बहुत सारे जो ऐसी विधाएं हैं कृषि की, उनमें प्रशिक्षण दिया जाता है। हर प्रशिक्षण का अलग अलग कोर्स है, अलग अलग दिन है। जैसे मधुमक्खी पालन की हम बात कर रहे हैं तो 4 दिन का प्रशिक्षण है। 4 दिन के प्रशिक्षण में अगर कोई किसान भाई जिला करनाल का है तो उसके लिए तो कोई फीस होती नहीं, क्योंकि वो करनाल जिले का रहने वाला है और जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये करनाल जिले की इसकी कार्य क्षमता है। तो अगर कोई व्यक्ति करनाल जिले से बाहर आता है तो उसके लिए एक मामूली सी फीस है 500 रुपया पूरे प्रशिक्षण की, जो मैं नहीं समझता कि आज के टाइम में बहुत बड़ी फीस है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो बाहर से लोग आते हैं उनके रहने की व्यवस्था भी हो जाती है। जो डोरमेट्री हमारे पास सिस्टम है उसमें वो अपना पे करें और जो है रहने का खाने का भुगतान कर लें। प्रशिक्षण के 500 रुपया है। तो प्रशिक्षण 4 दिन का है। 4 दिन में उनको वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं जो एक मधुमक्खी पालक को जाननी चाहिए। उसमें कैसे शहद निकालना है, किस प्रकार इनका रख रखाव करना है,
किस प्रकार जब जिन दिनों में आपकी मधुमक्खी के लिए बी फ्लोरा उपलब्ध नहीं है तो उन दिनों में हम इनको फीडिंग कैसे कराएंगे, ठीक है, और ये बक्से कहाँ से मिलेंगे। तो भैया ये तो सुनी हमने डॉक्टर पंकज कुमार शाश्वत जी से, जो कि अध्यक्ष थे कृषि विज्ञान केंद्र NDRI में, और डॉक्टर राकेश टोंक जो कि विशेषज्ञ थे। इनसे हमने मधुमक्खी पालन के बारे में जो है जानकारी ली। और भैया अब समय है एक लोकगीत का, तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत। जब धर्मालगी को लेकर धमकावे ओ जब मारा लेने आदमी आवे मत उल्टा तही है ओ बटेऊ मारे मानस की कर दिए सा इश्क में भरली ओ जड़े क्यों नाड़ तड़ेल करली ओ मत शरमाई ये ओ बटेऊ हम तल याद करेंगी दिन रात तो भाई ये तो सुनी हमने रागनी विक्रम सिंह फोकाट और साथियों की आवाज़ में। और मौसम का अगर जिक्र करें तो भाई आज का जो मौसम, दिन का जो तापमान रहा, अधिकतम रहा 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 29 डिग्री सेल्सियस। और कल का जो तापमान है वो लगभग जो है 42 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। और कल के कार्यक्रम का अगर जिक्र करें तो वही कल 21 तारीख है और कल टपका सिंचाई के महत्व के बारे में जानकारी लेंगे। और इसके साथ साथ हम एक और जानकारी लेंगे, कपास फसल की रोगों से रक्षा। अब भाई वो बात कर ले थोड़ा सा गुलाब के बारे में। जिन भाइयों ने गुलाब की खेती कर रखी है, भाई खेती कोई भी है, लेकिन अगर हम उसको सही मायने में अगर देखा जाए तो पूरी लगन से प्रशिक्षण लेके अगर हम करें तो काफ़ी मुनाफा जो है हम ले सकें। जिन भाइयों ने गुलाब लगा रखा है तो इन दिनों में भाई जो गुलाब की जैसे फूल हमारे पास हैं, गुलाब भी है, गुलाउदी भी है, करेन है, डहेलिया है, गुलाइडस है, टूलिप है, इस समय जो है इनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और फूलदार पौधों की खेती में तो वही गुलाब जो है वो प्रमुख है। और गुलाब के फूलों में रोग जो है इस टाइम पे जो हो रहे हैं वो है काला वर्ण धब्बा। इसकी पिछाड़ के है कि इस रोग में पत्तियां के दोनों ओर काले धब्बे ही दिखाई देंगे और धब्बों के किनारे पे एक झालर सी दिखाई देगी। रोकथाम के लिए वही हमने मैंकोजेब 75 WP या फिर कैप्टाफोल
जो दवाई है 250 ग्राम दवाई लेनी है और 100 लीटर पानी के हिसाब से इसमें घोल बनाकर हमने छिड़काव करना है। एक और गुलाब में जो रोग हो जाए है वो है टहनी अंगमारी रोग। यो रोग भैया अक्सर देखा जाए कि टहनियों के कटे हुए सिरों पे जो है शुरू हो जाए है, ऊपरले भाग से लेकर निचले जड़ों तक यो फैल जाए है और रोगग्रस्त टहनियों में जो है भूरे और काले रंग के धब्बे हो जाए हैं या सूख जाए। और इसकी रोकथाम के लिए भी भैया हमने क्या करना है कि सूखे मौसम में जो टहनियाँ की काट छाट जरूर करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और तिरछी सतह पर सूरज की ओर जो है इसका कटा हुआ भाग जो है होना चाहिए, ताकि बारिश का पानी, ओस और कीटाणु और बीजाणु जो है वो टहनियों के कटे भाग के ऊपर जो है वो ना ठहर सके। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है 0.3% का घोल का अगर हम छिड़काव कर दें तो जो टहनी अंगमारी रोग है इससे हम अपने गुलाब के फूलों की जो कलमें हैं या पौधे हैं उनको हम बचा सकें। और अब थोड़ा सा जिक्र कर लें जिन भाइयों ने नए फलदार जो पौधे लगा रखे हैं, क्योंकि भाई गर्मी इस समय ज़्यादा पड़ रही है और जो नए फलदार पौधे हैं वो नाजुक हैं और इन दिनों में लू के संपर्क में ज़्यादा जल्दी आ जाए। तो लू से हमने जो छोटे पौधे हैं जिन्होंने छोटे फलदार अभी जो पिछले दिनों लगाए हैं तो वो भाई जो है फलदार पौधे उनका ज़रूर ध्यान रखें। और इसमें क्या करना है कि भाई जो वायु रोधक बचाव के लिए जो बाड़ है वो हमने ज़रूर लगानी चाहिए। बाड़ लगाने से पहले जिस तरफ की भी हवाएं चल रही हैं उस तरफ जो है वायु रोधक पेड़ जो है वो हमने लगा देने चाहिए। ज़्यादातर हवाएं जो हैं उत्तर पश्चिमी दिशाओं में चल रहे हैं और इसलिए इन दिशाओं में ही वायु रोधक जो है पौधे हमने लगाने चाहिए। अब पौधे कौन कौन से हैं? जंगली जलेब है, जमोया है, अर्जुन है, जामन है, देसी आम है, सतूत है, ये सब जो है वायु रोधक पौधे हैं भैया। और नए पौधे की जो शुरू की देखभाल जो है बहुत ज़रूरी है। उसने किसी लकड़ी से या बांस का सहारा देकर थोड़ा ज़रूर दे दे, क्योंकि तेज़ हवाएं चलेंगी तो पौधा जो है वो नीचे गिर जाएगा। रोगी या झुकी हुई टहनी है उनको हम काट दें और गर्मी से पौधे को ज़रूर बचाना है। अगर पेड़े में दीमक लग गई है तो उसका उपचार भी भाई बहुत ज़रूर करना है। बाग को हमने साफ़ सुथरा रखना है। कोई भी ऐसी चीज़ ठूठ गली सड़ी सूखी लाकड़ी जो है वहाँ हमने नहीं रहने देनी चाहिए। और सिंचाई का बहुत ध्यान रखना भाई, क्योंकि अगर हम सिंचाई का ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि गर्म हवाएं हैं और लू हैं, इसमें जो है पानी बहुत ज़्यादा उड़ है, क्योंकि जैसे ही धूप पड़ेगी तो पानी वाष्प बनकर जो है ऊपर उठ जाएगा। और पौधों के लिए बढ़ते हुए पौधों के लिए जो पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ज़्यादा पानी भी ना दें, ज़रूरत के अनुसार ही हमने पानी देना है। और नए फलदार पौधों में जो है रिंग विधि द्वारा हम जो है उसको सिंचित करें। और पौधों की 2 कतारों के बीच में एक नाली ज़रूर बनाएं और नाली के दोनों जो लाइन है उनके पौधों के ऊपर जो है थपवाड़ो या थोड़ा सा उसको थेपड़ ज़रूर दे और उनको जो है जोड़ दे, ताकि पानी जो है वो कम और उचित जो है वो प्रयोग में ला सके। जहाँ पानी की ज़्यादा कमी हो वहाँ वही हम टपका सिंचाई की प्रणाली जो है उसको भी हम अगर अपना लेंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद हमारे लिए रहेगा, क्योंकि एक तो पानी नहीं उड़ेगा और पानी जो है हमारा बच जाएगा। टपका सिंचाई प्रणाली जो है उससे हम दवाई और खाद जो है उससे पौधों को अगर हम दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा जो धान की पुराड़ी है, बाजरे की कड़वी है, वो पेड़ के ऊपर थोड़ा चारों तरफ बखेर दे, ताकि जो हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं, वो सीधा पेड़ पर ना लाग के और थोड़ा पेड़ को बचा जा सके। नाजुक पौधे बागों के हमने बीच में जो है लगवाने चाहिए थे, लेकिन जिन भाइयों ने लगा दिए हैं वो इस समय जो है ज़रूर ध्यान रखें। जो बड़े पेड़े हो गए हैं तो उन पौधों के ऊपर, बड़े तने के ऊपर जो है चूने का गहरा पोत कर दे, ताकि तने में जो है वो तना जो है गर्मी के कारण जो है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी धूप जो है वो सहन करने की शक्ति आ जाए। और अच्छा होगा कि अगर 100 लीटर चूने का घोल जो है उसमें 300 ग्राम बलाइटेक्स
यह एक दवाई है, उसको मिलाकर पोंत दे तो तने की जो बीमारियां हैं उनसे भी हमने छुटकारा मिल सके। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और वही अब टाइम हो गया है जान का, तो अनिल भाई राज्य ने दो इजाज़त, सब बण भाई ने राम राम।